ज्ञान सुधा सक्सेस साथी प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं आरपीएससी के केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज और समझते हैं उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स या याद कर लेते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को जो हमें पहले से ही पता है। जो पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने है वो स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स के बारे में है। इस तरह का गहरा नीला रंग आता है जब जो आयोडीन है I3 देख सकते हैं आप I3 माइनस के रूप में जो कॉम्प्लेक्स बनता है स्टार्च के साथ, और इस संकुल या इस एड्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स का रंग गहरा नीला होता है जो टाइट्रेशन के लिए या स्टार्च की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स जैसे सेलुलोज इत्यादि आयोडीन के साथ इस तरह का गहरे नीले रंग का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मोनोमर्स आपस में अल्फा 1,4 लिंकेज के द्वारा जुड़े हुए हैं, और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च इज़ लीनियर पॉलीमर एमाइलोज। जो सबसे सिंपल फॉर्म है वो रेखीय पॉलीमर है जिसे एमाइलोज कहते हैं, और जो उसका ब्रांच्ड फॉर्म है उसे यानी शाखित रूप है उसको एमाइलोपेक्टिन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो इस टॉपिक को आप कार्बोहाइड्रेट में डालेंगे। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लिखते हुए कीजिएगा, और हर टॉपिक के नीचे उसके दिए हुए इन्फॉर्मेशंस को अलग अलग लिखिएगा, सभी इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठे न लिखें। तो आइए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है द रिएजेंट विच कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज को विभेद करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक है। अब ये चार चॉइस हमको दिया हुआ है, टॉलिन अभिकर्मक, आयोडीन अभिकर्मक, एसिटिक एनहाइड्राइड और फेलिंग सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो सेलुलोज है वह आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके नीले रंग का डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स प्रदान करता है, एड्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन अभिकर्मक, जो काफ़ी आसान था। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जो ग्लूकोज है उसका सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख ही रहे हैं इस रिएक्शन को, ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो नाइट्रिक एसिड और ग्लूकोज को मिला के जो पूछा जाता है, और इसमें आंसर था सैकरिक एसिड जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये भी काफ़ी डायरेक्ट और आसान क्वेश्चन था। इससे पहले कि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, आइए याद कर लेते हैं कि सुक्रोज क्या है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना हुआ है, दोनों को मिलाकर बना हुआ है, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बॉन्ड से ये दोनों आपस में बॉन्डेड हैं। इसके अलावा इन्वर्ट शुगर क्या है वो याद कर लेते हैं। देखिए इन्वर्ट शुगर ये है कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है गर्म पानी के साथ, तो इसके दो हिस्से किन किन से बना हुआ है, दो मोनोमर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना हुआ है सुक्रोज। तो ये दोनों जो मोनोमर है वो फ्री हो जाते हैं। तो इन्वर्ट शुगर जो है फ्री ग्लूकोज और फ्री फ्रुक्टोज जो एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है, एक दूसरे से अलग हैं, अपार्ट हैं, तो उसे कहते हैं इन्वर्ट शुगर। या यदि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड या बॉन्डेड हैं तो उसे कहते हैं हम सुक्रोज। अब सवाल ये उठता है कि इन्वर्ट शुगर के नाम से इसे क्यों बुलाया जाता है। तो आप देखिए कि इन्वर्ट शुगर में ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, और हम जान लेते हैं ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन है -92.0 फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन है। ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन है +52.7। ये दोनों तो बातें हो गई। अब जानते हैं कि सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन है +66.5। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये फ्रुक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी है। लेकिन अगर आप इसके वैल्यूज़ देखें तो ये 66.5, 52.7 और ये है -92। तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है। अगर 50% मॉलिक्यूल
ग्लूकोज के होंगे और 50% मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज के होंगे किसी विलयन में, जो कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के बाद मिले हैं, तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन माइनस की ओर जाएगा, जबकि जो सुक्रोज था उसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस की ओर था। फ्रुक्टोज की वजह से इस मिश्रण का रोटेशन नेगेटिव यानी लीवो रोटेटरी हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि जैसे ही सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमें प्राप्त हुए, तो इसका जो प्लस रोटेशन था मिश्रण का रोटेशन हो जाएगा माइनस, क्योंकि फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन -92 है, जो कि +52.7 से को नल करने के बाद, उसको नलीफाई करने के बाद भी नेगेटिव रह जाता है। और इसी वजह से इस इन्वर्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन यानी ऑप्टिकल रोटेशन में जस्ट उलट हो जाने से, ऑपोजिट हो जाने से ही इसका नाम इन्वर्ट शुगर है। आपको एक बात और बता दें कि जो टेबल शुगर यानी सुक्रोज जो हम चीनी यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा स्वीट जो है इन्वर्ट शुगर को माना जाता है। तो इन्वर्ट शुगर यानी इन दोनों के मिश्रण को माना जाता है। तो चलिए आइए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जो कि इन्वर्ट शुगर से संबंधित है। अपवृत शर्करा यानी इन्वर्ट शुगर के ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या वो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है या फिर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। हमने अभी देखा कि जो इन्वर्ट शुगर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी सुक्रोज और फ्रुक्टोज, ये दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, यहाँ गलत प्रिंटेड है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण है इन्वर्ट शुगर। तो इस तरह से जब भी एग्जामिनेशन में सॉरी ये सुक्रोज दिया हुआ है, एग्जामिनेशन में जब भी इस तरह से प्रिंटिंग मिस्टेक आए तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको एक बार उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश वर्जन है वो सही माना जाता है एग्जामिनेशंस में। अगर दोनों ही तरफ जो आंसर जो एग्जामिनेशन में दिया हुआ वो गलत आंसर है, तो उसके अगर आपने अटेम्प्ट किया है, उसको आपने उसका उत्तर लिखा है, आपने अटेम्प्ट किया है, तो ऐसे में आपको फुल मार्क्स उस अटेम्प्टेड क्वेश्चन के मिल जाते हैं। सो यहाँ दिस वाज द प्रिंटिंग मिस्टेक। सुक्रोज तथा फ्रुक्टोज लिखा हुआ है, लिखना चाहिए था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो गया। करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है बेस के बारे में, थायमीन बेस के बारे में। ये 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। हमें मालूम है कि डीएनए में 4 न्यूक्लियो बेसेस होते हैं और जिनको 4 न्यूक्लियो बेसेस होते हैं, जिनको GCAT यानी ए से एडिनाइन, जी ग्वेनाइन, साइटोसाइन और थायमीन के द्वारा ये थायमीन है, ये जो डीएनए में न्यूक्लियो बेसेस प्रेजेंट होते हैं। थायमीन की पहचान कैसे करें, कैसे याद रखें? 2 C डबल बॉन्ड O हैं, बाकी में नहीं है। तो इनमें से हम देख लेते हैं कि किस में है। दिस इज़ द ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भी काफ़ी डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन था। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, याद कर लेते हैं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन किसे कहते हैं। ग्लोब्यूलर यानी स्फीयर के आकार का, गोलिका के आकार का प्रोटीन किसे कहते हैं। आप जैसे कि नाम से पता पड़ता है कि एक स्फीयर या गेंद के आकार का जो प्रोटीन होता है, जो कि प्रोटीन स्ट्रैंड्स के आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस या दूसरे अट्रैक्शंस के द्वारा जो प्रोटीन के स्ट्रैंड्स के विभिन्न पॉइंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाते हैं और इस तरह से एक स्फीयर का आकार ले लेते हैं। इसके अलावा एक फाइबर के शेप में भी प्रोटीन्स होते हैं या रेशेदार प्रोटीन्स भी होते हैं, मेम्ब्रेन लाइक प्रोटीन्स भी होते हैं। तो आइए जान लेते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बारे में कुछ और बातें, या फिर आप कह सकते हैं याद कर लेते हैं कुछ और बातें, ताकि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें।
ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं या स्फेरो प्रोटीन्स जो हैं वो स्फेरिकल या ग्लोब के आकार के प्रोटीन्स होते हैं और ये विभिन्न अन्य प्रकार के प्रोटीन के समान के प्रकार में से एक प्रकार है, जैसे कि फाइब्रस या रेशेदार प्रोटीन्स, डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं, उनके संरचना के आधार पर इनको इस तरह से विभक्त किया गया है। कई प्रकार के नॉन कोवेलेंट दुर्बल नॉन सहसंयोजक, असहसंयोजक और दुर्बल इंटरैक्शंस, आकर्षण बल जैसे कि हाइड्रोजन बंध, जैसे कि वैन डेर वाल इंटरैक्शंस होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल के विभिन्न पार्ट, विभिन्न हिस्सों के बीच में, जिससे कि ग्लोबुलर आकार उसका हो जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है थोड़े से वाटर सॉल्युबल होते हैं और कोलॉइड्स बनाते हैं, जबकि फाइब्रस रेशेदार प्रोटीन और मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन ऐसा नहीं करते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल्स। इसमें एक ट्रिक दिया हुआ है गर्मी करके, और इसमें जो आई है, एक आई है, वो है इंसुलिन। इसके अलावा जी से ग्लोबुलिन, यहाँ पर हिस्टोन दिया हुआ है, एल्ब्यूमिन दिया हुआ है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं अगर आप ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इन एग्जांपल्स को आप याद करके रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। आइए इन सब जानकारियों को याद करते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन? अधोलिखित में से कौन सा गोलिकाकार प्रोटीन है? अभी हमने देखा है कि गर्मी में आई था और एक आई इंसुलिन के लिए था। सो जो ऑप्शन नंबर 3 है इंसुलिन का, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था और आसान था। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, आइए याद कर लेते हैं कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, दो एनोमेरिक ग्लूकोज, उनके हैवर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या अंतर है? जैसा कि हम देख सकते हैं, देखिए ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, दिस इज़ बीटा डी ग्लूकोज। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं OH के पोजीशन पे अंतर है। जब OH जिस तरफ CH2OH है उसके ऑपोजिट यानी नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ लिखा गया है, इसके नीचे की तरफ हैवर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूले में अगर लिखा हुआ है तो वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, और इसी तरह से अगर OH ऊपर की ओर लिखा गया है तो वो बीटा डी ग्लूकोज है। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। आइए देखते हैं या याद कर लेते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, आपको मालूम ही है, और ये कई ग्लूकोज मोनोमर के द्वारा बंधा हुआ, आपस में जो ग्लूकोज मोनोमर्स हैं आपस में बॉन्डेड हैं। और कौन सा लिंक है? बीटा डी 1,4 लिंकेज है। This is carbon number this is carbon number 1, and this is carbon number 4, 1 2 3 and 4। और आप देख सकते हैं 1 पे जो OH है, अगर इस ये ग्लूकोज है तो उसका OH जो है ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, तो ये बीटा लिंक को प्रदर्शित करता है। ये चौथे से दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है, तो 1,4 लिंकेज इसको कहते हैं। और आप एक देख सकते हैं कि मैं इसको 1 कहते कहते रुक गई थी, वो इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे यहाँ CH2OH नीचे है, यहाँ CH2OH ऊपर है। जब हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिखते हैं तो हम OH CH2OH को ऊपर की साइड में लिखते हैं। जब इस मॉलिक्यूल को उल्टा कर लेते हैं, 180 डिग्री ऑपोजिट उलट देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, ऐसे में वो CH2OH नीचे की ओर आ जाता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो 1 कार्बन ये है और ये इसका जस्ट ऊपर है, और यहाँ OH नीचे है, तो आप कह सकते थे कि अल्फ़ा लिंकेज है। ये बिल्कुल अल्फ़ा लिंकेज नहीं है, क्योंकि देखिए आप जिस तरफ CH2OH है वो साइड ऊपर का हिस्सा माना जाता है, और उसी तरफ अगर O है तो वो बीटा है। तो इसी तरह से जहाँ CH2 है वो ऊपर का हिस्सा माना जाता है मॉलिक्यूल का, और उसी तरफ OH है, तो ये बीटा लिंकेज ही है। और ये पहला कार्बन, ये चौथा कार्बन, तो 1,4 ये पहला कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल का एक हिस्सा जो 1 है और दूसरा हिस्सा जो 4 है वो आपस में दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ सेल्यूलोज में इस तरह से एक पॉलीमर बनाते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्यूलोज की ग्लूकोज इकाइयों के मध्य उपस्थित आबंध है अल्फा ग्लाइकोसाइडी, बीटा ग्लाइकोसाइडी, गामा ग्लाइकोसाइडी एंड डेल्टा ग्लाइकोसाइडी। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बताए हुए हैं, हमने अभी देखा है, दैट वाज बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
तो ये काफ़ी डायरेक्ट आंसर था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इसके बाद हम याद करते हैं, चलिए जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है एक बार फिर याद कर लेते हैं। अल्फ़ा डी राइबोस और बीटा डी राइबोस। अभी हमने अल्फ़ा और बीटा के बारे में, इनके बीच में क्या अंतर है वो हमने देखा। तो यहाँ भी राइबोस शुगर 5 मेंबर्ड जो राइबोफ्यूरानोज है, फ्यूरान की तरह के स्ट्रक्चर की तरह इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि फ्यूरान 5 सदस्यीय है और उसमें एक ऑक्सीजन है, तो इसको फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहा जाता है। खैर, जो बात हमको अब याद करनी है या दोबारा देख लेना है वो है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा में जो रिंग है उसके नीचे की साइड में OH है, जैसा कि आप देख सकते हैं CH2OH इधर की तरफ है ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा जो है उसमें OH ऊपर की तरफ है, दिस इज़ बीटा, और ये है अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा डी राइबोस और बीटा डी राइबोस हैं, ये हम एक बार याद कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि हम डीऑक्सीराइबोस किसे कहते हैं और बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस किसे कहते हैं। ये बीटा डी राइबोस है, जो नंबर 1 जो एनोमेरिक कार्बन है उसमें OH ऊपर की तरफ है, इसलिए ये बीटा है। ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी कॉन्फ़िगरेशन है। जब इसको हम ओपन चेन में देखते हैं तब हम इसको आराम से पता कर सकते हैं, इसलिए बीटा डी राइबोस शुगर है, ये 5 मेंबर शुगर है। और किससे कहते हैं डीऑक्सी? डीऑक्सी तब कहते हैं, आप देखें ये सेकंड कार्बन और ये सेकंड कार्बन पे यहाँ OH था और यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, यानी सेकंड कार्बन से जब ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है तो उसे कहते हैं 2 डीऑक्सी। बाकी संरचना जैसे यहाँ थी वैसे की वैसी यहाँ है, देयर इज़ नो चेंज, सिवाय इसके कि सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, उसकी जगह है OH की जगह यहाँ पर है हाइड्रोजन। सो दिस इज़ बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस, जो कि नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए देख लेते हैं, एक और इन्फॉर्मेशन याद कर लेते हैं उस बात को कि DNA किसे कहते हैं। DNA इज़ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक्सक्यूज़ मी, ये इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि राइबोस शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, फॉस्फेट लिंक्स हैं, उसके बाद है इसमें बेसेस, प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसेस की सहायता से DNA बना हुआ होता है। इसमें जो शुगर लगा हुआ है, आप उस शुगर मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखें तो ये नंबर 1 है, और ये देखिए CH2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नंबर 1 कार्बन पे OH ऊपर की तरफ है, यानी H नीचे की तरफ है, तो ये बीटा शुगर है, बीटा राइबोस है। अब अगर हम नंबर 2 कार्बन को देखें कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उसका मतलब ये डीऑक्सी राइबोस है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। DNA अणु में पाई जाने वाली शर्करा अर्धांश इकाई है, तो सॉरी द शुगर मॉइटी प्रेजेंट इन DNA मॉलिक्यूल। तो DNA मॉलिक्यूल में अभी हमने देखा कि बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस जो है वो उसका हिस्सा होता है DNA का। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द क्वेश्चन वॉज डायरेक्ट, सीधा क्वेश्चन था। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, कीप प्रैक्टिसिंग, and I wish you all success. Thank you for being with me.